अभी उन्होंने बीच में ये भी एक बयान दिया था कि अगर शायद वो ना होते तो आप दूसरी बार विधायक नहीं बन पाते। ये तो लोग जानेंगे, सतना के लोग जानेंगे, सतना मैयर के लोग जानेंगे। पार्टी जी अपनी राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं, फिर कांग्रेस में आते हैं और अभी वर्तमान में बीजेपी में है। और अभी आपने घोषणा भी की है कि आप विंध्य विकास पार्टी बना रहे हैं, तो क्या नारायण त्रिपाठी आम आदमी पार्टी में भी शामिल होंगे? कोई भी लीडर ये बता दे कि नारायण त्रिपाठी व्यक्तिगत मांग क्या किया, अपने लड़के बच्चे घर परिवार धंधा व्यापार की मांग क्या की, जो भी किया अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट की। प्रदेश को लेकर के आप जन जागरण यात्रा पूरे विंध्य में आप निकाले, रीवा से लेकर शहडोल कटनी उमरिया तक आपकी यात्रा चली, सरकार का इस पर क्या आरोप? विलय हुआ तो विकास का वादा करके विलय किया गया। बिल्कुल, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि विंध्य में कोई विकास नहीं हुआ। वर्तमान में आप बीजेपी में हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। मैं तो अभी बीजेपी में है, पार्टी छोड़ने की कोई अभी बातें नहीं है। बीजेपी में अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा जरूर है। संगठन और सत्ता दोनों चेहरे को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश की राजनीति का वो नाम जो प्राय मीडिया की सुर्खियों में रहता है। लोग कहते हैं कि अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले ये बिरले नेता हैं। शायद ही वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये संभव नहीं है। लोगों का विकास इनके लिए पार्टी से बड़ा है। लोगों का कहना है कि ये जिस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं उस क्षेत्र से पार्टी नहीं नेता चुनाव जीतता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंध्य प्रदेश की आवाज को मुखर करने वाले मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी की। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और स्वागत है बुलंद सोच की पहली चुनावी यात्रा के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में। और हम सीधे इधर उधर बात नहीं करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं। अभी आपने हाल ही में एक बयान दिया था, राक्षसों का संहार करने के लिए नारायण का अवतार हुआ। राक्षस कौन है और संहार किसका है? देखिए, तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के दौरान मैं अपनी कुछ बातों को रखा था कि इसका जो हक अधिकार है उस अधिकार पर कोई जब आड़े आता है तो हैरान में तकलीफ हो। मैं सतना सांसद परिप्रेक्ष्य में बोला था, मैं स्पष्ट रूप में बता दूं, मैं एक ड्रामा सेंटर के लोकार्पण कहता ड्रामा सेंटर हमारे ही लाया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का था, हम ही लाए, सब कुछ हमें किया, हमारे संघर्षों के बाद मिला। मुझे एक दिन पहले भी बोल दिया जाता कि उस ड्रामा सेंटर का लोकार्पण नहीं करना तो मैं बैक हो जाता। मैं लोकार्पण भूमि पूजन दोनों से बहुत दूरियां बना के रखता हूँ, इसलिए कि हमारे सांसद जी की स्वभाव। जब मैं वहां पहुंच गया और रोका गया तब मुझे बुरा लगा और तब मैं उसका लोकार्पण भी किया। उस दौरान आपके पास और उसी दौरान में सब बातें बोला कि ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, राजसी प्रवृत्ति के विनाश के लिए मैं बात नहीं। इस तरह के स्वभाव का अंत होता है। रावण का अहंकार नहीं चल पाए, ये अहंकार कहीं न कहीं एक खून की तरह लगता है और अहंकार सर्वनाश होता है अहंकार का। तो मैं इस पर अभी उन्होंने बीच में ये भी एक बयान दिया था कि अगर शायद वो ना होते तो आप दूसरी बार विधायक नहीं बन पाते, क्या करेंगे? ये तो लोग जानेंगे, सतना के लोग जानेंगे, सतना मैयर के लोग जानेंगे क्या कैसा है। ये उस विषय में कोई बात मैं वर्तमान में नहीं कर सकता। जो बातें जो बीत गए उसको बीत जाने दीजिए। वो ना होते तो ये ना होता, वो ना होता तो ये ना होता, तो जो होना था वो तो हो चुका, आगे की बात। नारायण त्रिपाठी जी अपनी राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं, फिर कांग्रेस में आते हैं और अभी वर्तमान में बीजेपी में है। और अभी आपने घोषणा भी की है कि आप विंध्य विकास पार्टी बना रहे हैं, तो क्या नारायण त्रिपाठी आम आदमी पार्टी में भी शामिल होंगे आने वाले समय में? समाजवादी पार्टी से मेरी राजनीति की शुरुआत। हर आदमी अपने क्षेत्र का विकास चाहता है। समाजवादी पार्टी कोई बेस था नहीं। कांग्रेस पार्टी में गया, कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद फिर शुरुआत हुई, 14 का दौर आया, मोदी जी के प्रधानमंत्री का दौर था। हमें भी लगा कोई एक महत्वपूर्ण आदमी का नाम आ रहा है, मोदी जी बड़ा नाम है, चलो देखते हैं मोदी जी को हम भी प्रधानमंत्री बनाने में जो योगदान बन सके वो करें। तो उस दौरान में लोकसभा चुनाव में जो मुझसे बना वो मैं किया, उसका परिणाम भी बेहतर आया हमारी सार्वजनिक कृपा से। अब इसके बाद बीजेपी में 16 में बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन चुनाव जीता, फिर 18 में बीजेपी से चुनाव जीता। पर हमारा जो उद्देश्य था, फिर मैं दावे के साथ बोलता हूं कि किसी का व्यक्तिगत हो सकता है,
लोग बोलते हैं कि व्यक्तिगत लालच के लिए, लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए राजनीति में शामिल हुई है बीजेपी में। मैं चुनौती और दावे के साथ बोलता हूं, कोई भी लीडर ये बता दे कि नारायण त्रिपाठी व्यक्तिगत मांग क्या किया, अपने लड़के बच्चे, घर परिवार, धंधा व्यापार की मांग क्या की। जो भी किया अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, और ये बात भी सही है, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए हम वो काम कर डाले जो 25-50 साल कोई सोच भी नहीं सकता था। तीनों ग्रामीण क्षेत्र में काली, पीने का पानी, सिंचाई का पानी, तमाम सड़कों का जाल, स्कूलों को उन्नयन, सब कुछ बेस बना के ठीक करने का काम किया। वो भी किसी की कृपा से नहीं, वो त्याग बलिदान करने से। कोई विधायक पंची सरपंची छोड़ता नहीं। मैं विधायक पद की जब बलि दिया और मुख्यमंत्री शिवराज जी को गली गली दौड़ाया, तो उनको बातें बताया, और उन काम को लेते लेते कराते कराते मेरी एक तरह से लड़ाई जैसे हो गई और एक तरह से दुश्मनी जैसे बनती गई। तो वही काम कराने का जो मामला था, उसी से हमारे बीच में कुछ दूरियां भी बनी। बिंद प्रदेश को लेकर के आप जन जागरण यात्रा पूरे बिंद में आप निकाले, रीवा से लेकर शहडोल, कटनी, उमरिया तक आपकी यात्रा चली। सरकार का इस पर क्या रुख है? सरकार से आपकी बात? सरकार का क्या रुख है ये मैं नहीं जानता। हमारा बिंद प्रदेश था, रीवा राजधानी थी। जब विलय हुआ तो विकास का वादा करके विलय किया गया। बिल्कुल, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि बिंद में कोई विकास नहीं हुआ। एजुकेशन का स्तर जो है बिल्कुल खत्म। कोई स्कूल कॉलेज ऐसे नहीं है जहां आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके। हमें दवाई कराना है तो नागपुर मंडी जाना पड़ता। ट्रेन चला दी गई है और ट्रेन में अब लोग डिमांड करते हैं कि उस ट्रेन के कोच में हेल्थ लाइफ सपोर्ट के जो सिस्टम वो लगा दिए जाए, जिससे नागपुर तक लोग जाने वाले बच जाएं। तो नागपुर आज मंडी है। हमारे यहाँ सीधी से लेके पूरे बिंद में कोई एजुकेशन सेंटर नहीं, कोई हेल्थ सेंटर नहीं, बच्चों की खेलकूद के लिए कोई ग्राउंड नहीं, कोई बेहतर सुविधा दे नहीं पाई है। तो फिर ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम तो चाहेंगे चाहे जिसकी सरकार रही हो, हम तो एक बात बोलेंगे कि हमारे बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। जो छल कपट धोखा करके विलय किया गया, वो बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। कौन नेता किसके साथ, किसी भी नेता से आप बात करेंगे, वो नेता दिल में हाथ रख के बोलेगा कि हाँ बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। पर वो बेचारा सामने आके इसलिए नहीं बोल पाता, उसको दल की चिंता है, उसको टिकट की चिंता है। दल नाराज हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगी तो धंधा व्यापार कैसे चलेगा? आज नेता तमाम धंधा व्यापार में लिखते हैं, सरकार का कोप भाजन का शिकार बनना नहीं चाहते, विरोध लेना नहीं चाहते। तो जब कोई नहीं बोलेगा तो जो नेता पैदा करता है, नेता बनाता है, वो इस बिंद के पुनर्निर्माण में वो लग चुका है। एक बार हम 300 विधानसभा की यात्रा कर चुके हैं, दूसरी बार आधी यात्रा किए, तब तक नगरीय चुनाव आ गया तो रुकना पड़ा। लोगों के, हर आदमी के दिल और दिमाग में, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारा जो भी वर्ग का आदमी, मजदूर हो, हर आदमी चाहता है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, जिससे हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य बच सके। वर्तमान में आप बीजेपी में हैं कि पार्टी छोड़ चुके हैं? मैं तो अभी बीजेपी में है हूँ, पार्टी छोड़ने की कोई अभी बातें नहीं है। बीजेपी में हूँ, पर बिंद का जहां तक मामला है तो फिर मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 3 राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाई थी। उनके पद चिन्हों पर, उनके कल्पनाओं पर दूरदृष्टि वाले नेता कहलाते थे। आत्मनिर्भर समृद्ध भारत तब होगा जब राज्य छोटे छोटे बनेंगे, और राज्य जो भी छोटे छोटे बने, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तेलंगाना में चारों स्टेट का दौरा किया हूँ, चारों स्टेट में गया हूँ, उनकी नीतियों को जाना हूँ, उनकी नीतियों को समझा हूँ, उनके डेवलपमेंट की सोच को जाना हूँ कि छोटे राज्य कितने डेवलप हुए हैं। तो अटल जी दूरदृष्टि वाले नेता थे। अटल जी 3 राज्य बनाए। मुझे लगा जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया कि अटल जी के सपनों को हमारी पार्टी पूरा करेगी और बिंद का पुनर्निर्माण करेगी। इसलिए मैं ये मांग मैं 2004 से चालू की। मैं समाजवादी पार्टी में होने का मुलायम सिंह जी मुझे मना किए कि नहीं, हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करती, इसको बंद कर दो, बंद कर दिया। फिर 2009 में जब कांग्रेस में आए तो फिर से चालू किया, लगातार हर वर्ष चलाए। हमारे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर तक मंच में आए, तो न मुझे कोई रोका, न मुझे कोई टोका, न मुझे कोई मना किया। तो मुझे तो यही लग रहा था कि अटल जी के सपनों को हमारी पार्टी पूरा करेगी और बिंद का पुनर्निर्माण करेगी। बीजेपी में अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा जरूर है। कई सारे 3-4 स्टेटों में बदले भी गए, चुनाव प्रभारी भी बना दिए गए, मध्य प्रदेश में भी बनाए गए। नारायण त्रिपाठी क्या प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे क्या? मैं अब अपने बिंद के पुनर्निर्माण में लगा, जो मुझे उचित लगा था भारतीय जनता पार्टी के हित में, वो मैंने पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज चुका था। संगठन और सत्ता दोनों चेहरे को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को अलग कर दिया जाए तो शायद
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बन जाए, तो मैं पत्र लिख के बता दिया था। अब इसके आगे कौन क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बिंद के पुनर्निर्माण में लगा हूं, यही मेरा अभियान है और यही मेरा संघर्ष है, यही मेरी लड़ाई है और यही काम अपने जीवन पर्यंत करूं। कुल मिलाकर प्रदेशाध्यक्ष के दौर में आप शामिल नहीं हैं। मैं किसी भी तरह में इस विषय से बिल्कुल दूर हूं। कोई मेरा भाजपा से कोई, मैं भाजपा में पैदा वाला लीडर नहीं हूं। मैं समाजवादी पार्टी से मैयर में विधायक पद के रूप में मुझे मैयर के लोगों ने पैदा किया था। मेरी पैदाइश समाजवादी विचारधारा की है। मैं इस विचारधारा का आदमी नहीं हूं। मुझे ये विचारधारा बिल्कुल ठीक नहीं लगती, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो उलझ फंस गया, मुझे हाथ बिनती जोड़ के निवेदन करके लाया गया, तो मैं आवेदन दे के गया नहीं था। तो मैं इस कल्चर में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने पार्टी अगर बनाती, मौका देती है आपको, लीड करने कोई लेने देना नहीं है। जो असंभव बात हो, ये असंभव है। ये सवाल जो है आपका असंभव है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता ही नहीं है, तो हमारी कल्पनाओं के बाहर हम कभी सोचते भी नहीं। बीडी शर्मा जी से कैसे रिश्ते हैं आपके? बड़े अच्छे रिश्ते हमारे समाज के, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। कुछ बहुत पहले उन्होंने मीडिया में कहा था संगठन कार्रवाई करेगा, कठोर निर्णय लेगा। कठोर निर्णय संगठन के अध्यक्ष है। कोई गलत करेगा, उनको लगेगा कि ये गलत है, तो उनको फैसला कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये उनका अपना काम है। मुख्यमंत्री जी से बात होती है आपकी? हमेशा अच्छी बातें होती है। अभी मेरे बर्थडे में मुझे बधाई दी है। सब मेरे बेहतर संबंध है। हिंद प्रदेश को लेकर तो क्या रुख है उनका? अब उनका रुख तो वो जाने, मैं अपना रुख बता सकता हूँ कि मेरा रुख क्या है। तो कभी चर्चा तो हुई होगी, अभी तमाम बातें हो चुकी है, तमाम चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी बोले कि आप अपने काम में लगे रहिए, पार्टी के विरोध न कीजिए। पार्टी का विरोध करता रहिए। किसी के बयान आते हैं तो उस बयान का जब मीडिया वाले लोग आप लोग पकड़ते हैं तो भागता नहीं, मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। मैहर आपको जिला क्यों नहीं बन पाया जब मऊगंज को जिला बना दिया गया? ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, आज 32-33 जिले हो गए। राजस्थान में थोक में 14-18 जिले बनाए गए। हमें यदि किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट करना पड़ता है, बड़ी पंचायतों को छोटी पंचायत कर दी गई, बड़ी तहसील को छोटी तहसील की गई, बड़े जिला को छोटे किए गए। वो तो माई का धाम है। 3 सीमेंट प्लांट है, बिल्कुल बनाया जाना चाहिए था। मऊगंज को बनाना चाहिए था, मैहर को बनाना चाहिए था, चित्रकूट को बनाना चाहिए था। राम के नाम पर, राम की तपोभूमि जिसके नाम पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है, राम राज्य की बातें होती है, उस राम की चित्रकूट को जिला बनाना चाहिए था। राम के नाम का फायदा जो है पूरा उत्तर प्रदेश ले रहा है और हम मूक दर्शक बने देख रहे हैं। आज कांतानाथ धाम, वहां के साधु संत बेचारे रोज आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। उनको न कोई देखने वाला न सुनने वाला है, रोज पुलिस से लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसी जगह पर सरकार नहीं देख रही। ये कहीं ना कहीं बिंद की उपेक्षा तो है। वो राम जहां भगवान बने, हमारे अयोध्या पुरुषोत्तम राम बने, वो हमारा बिंद है। हमारे बिंद के राम के नाम पर हम भी इन बातों को रखते हैं। कहा नहीं मुख्यमंत्री जी से कि मैहर तो काफी डेवलपमेंट है? सब कह चुके, बोल चुके। पहले भी बातें हो चुकी कि मैहर को जिला बनाइए। नारायण जी मैं कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसके बाद जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री किसी दल का नहीं होता, मुख्यमंत्री होता है प्रदेश का। हमारे संबंध जिससे थे वो है। आज मैं बोलता हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श है, स्वर्गीय हो चुके। इसके बाद भी तो जिससे मेरे संबंध में संबंध निभाने वाला आदमी हूँ। कमलनाथ जी से मेरे पुराने संबंध थे। कमलनाथ जी के पास गया और दिन के उजाले में जाता था, रात को छुप के नहीं जाता था। यहाँ तो नेता रात को छुप के जाके पांव पड़ के आते थे कि हमारे ऊपर कृपा बना के रखिए, और कृपा मांगने के लिए नहीं जाते थे, मैहर को जिला बनाने के लिए जाते थे और मीडिया से बात करते हुए जाते थे और मैहर को जिला बनवाने का काम किए। कमलनाथ से घोषणा करवाई, कैबिनेट से पास कराई। अब मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, अब फिर मैं बोलता हूँ वो तो शिव है, माई का धाम शक्ति है। आपके चैनल के माध्यम से उनके पास आवाज जाए और मैहर को जिला बनाए, पर लगता है चुनाव की पहले घोषणा करेंगे अपने स्वभाव के अनुरूप। घोषणाएं तो वैसे भी उन्हें कांग्रेस की घोषणा भी कहती है, न जाने कितने जिलों की घोषणा अभी तक पेंडिंग चल रही है। बीजेपी बलि का बकरा बनाती है, कांग्रेस से मेरा पुराना रिश्ता। TV9 भारतवर्ष को अपने एक साक्षात्कार में आपने ऐसा, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है, सिद्धांत विहीन पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एकाध सांसद के बिना प्रधानमंत्री पद जैसे को छोड़ चुके। आज हमारी पार्टी जहां विधायक नहीं होता उस जगह भी सरकार बनाने का प्रयास करते हो, सरकार बनाते हैं। आज पूरे इस प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। आप ग्वालियर चंबल चले जाओ, ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और पुरानी भाजपा, जो बेचारे भाजपा के लोग संघर्ष किए होंगे, आंदोलन किए होंगे, धरना किए होंगे, प्रदर्शन किए हो इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए, उनको एक किनारे करके फेंक दिया गया। मैयर में मुझको पकड़ के ले आए भाजपा में, तो बेचारे जो मैयर के लोग पुराने लोग रहे होंगे वो तो नारायण त्रिपाठी को गाली देते बैठे रहे होंगे कि नारायण त्रिपाठी आ गए, अपने नेताओं को बोल नहीं सकते। तो ये जो विरोधाभास है, आप किसी भी अच्छे आदमी को पकड़ के क्यों ले आते हो, क्यों उसका धर्म भ्रष्ट करते हो, क्यों उसको कहीं किसके ऊपर भय चलेगा, किसी के ऊपर दबाव चले, किसी को अपनापन बताया जाए, किसी को घर परिवार का बताया जाएगा। हमको घर परिवार का बता के ले आए गए, हमको आना थोड़ी चाहते। पर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अल्लाह कर उसको खत्म कर दो, उसको बेचारा अपाहिज बना देते, विकलांग बना देते। तो ये तो उनकी पुरानी नीति है। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख, पार्टी जिसका विलय करवाते हैं उसी पार्टी को ही खत्म कर देते हैं। तो ये तो पूरा देश देख रहा है, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते आप? अगर इतनी यदि मेरे इस्तीफा देने से प्रदेश बनने वाला हो तो आज आपके चैनल में बोलता हूँ, आज इस्तीफा देने को तैयार। प्रदेश तो अलग बात है ना, मतलब जहां तक नहीं, इस्तीफा दे के मुझे कुछ बता दें कि इस्तीफा देने से ये होने वाला है। तो किए दे तो आते इस्तीफा देता हूँ। वर्तमान समय में नारायण त्रिपाठी राजनीति में अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? बिंद में बता दिया कि मेरा पूरा जीवन जो है, जब तक राजनीति करूँ बिंद के पुनर्निर्माण की लड़ाई। बिंद से तो है ही है, बिंद के आप है ही हैं, तो बिंद में ही रहेंगे। लेकिन 4 बार के आप विधायक रह चुके हैं, तो कहीं मेरा कहीं स्वार्थ, तो आप राजनीति में मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच होता तो 2 दलीय पद्धति या 2 दलीय विचारधारा वाला ये मध्य प्रदेश स्टेट है। बिल्कुल, तो तो भारतीय जनता पार्टी से मेरी दूरियां न बनती। भारतीय जनता पार्टी से ये दूरियां बनी है तो उनकी नीति और उनकी सोच, उनके कार्यशैली के कारण मेरी दूरियां बनी है। फिर मैं दूसरे दल में चला जाता कांग्रेस की तरफ, यहीं से चुनाव लड़। मैं तो आज बोल रहा हूं ना, बिंद जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका और हम बोल चुके हैं चैनलों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, मीडिया में भी कि बिंद में सुभाष चंद्र बोस जी बोले तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं फिर चैनल में बोल रहा हूं कि बिंद में शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीटें, हम 30 सीट जहां भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, रस्म, परंपरा, खाना पीना, पहनावा सब कुछ एक जैसे, घर परिवार जैसे, उस परिवार को हम एक करके 30 सीट हम मांग रहे हैं कि हमें वो 30 सीट मिल जाए। जो राजनीतिक नौटंकियां चलती रहती पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि हम आदिवासी लीडर बनाएंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम घोषणा कर चुके कि हमें 30 सीट जिस दिन मिल जाएगी बिंद की, हम आदिवासी मुख्यमंत्री बिंद प्रदेश का इस मध्य प्रदेश में बनाएंगे। अजय सिंह राहुल से आपकी बगावत क्यों हुई? कोई बगावत तो नहीं, बताया ना, राजनीति में स्थायी दोस्ती और दुश्मनी कभी नहीं होती। ये तो विचारधारा का मामला है। आज हमारे विचार आपसे नहीं मिले, कल मिल गए, तो कोई स्थायी दुश्मनी नहीं। और राजनीति में जो विरोध होता है उसको मैं दुश्मनी के अंदाज में नहीं लेता। लोग दुश्मनी के अंदाज में लेते हैं, मैं उसको तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर मान लेता हूं। अजय सिंह जी से मेरे बेहतर संबंध आज भी हैं। धीरेन सिंह शास्त्री की कथा का कार्यक्रम कथा होने के कुछ दिन पहले ही रद्द हो गया। आम जनमानस के बीच में चर्चा है कि बीजेपी ने यह कार्यक्रम कैंसिल करा है, क्योंकि बीजेपी को लगता था कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक कद में इससे इजाफा होगा, शास्त्री भी बल मिल जाएगा। धर्म गुरु है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, हम लोग के आस्था के केंद्र है। अब वो कार्यक्रम क्यों स्थगित हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, पर जो हमें भी पता चला कि राजनीतिक दबाव, तो वो दबाव तो वर्तमान सभी धर्म गुरुओं के ऊपर चल ही रहा है। उसमें मैं एक बयान दिया था कि एक जमाना हम लोग रामायण में कभी कभी रावण का कैरेक्टर देखे हैं कि रावण का जब जमाना होता था तो जितने ग्रह नक्षत्र होते थे, शनि, राहु, केतु, सब उल्टा लटका के रख दिए गए थे कि जब हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां उपयोग करेंगे और रावण अमृत को प्राप्त कर लेगा, और उसका सर्वनाश हुआ। तो वही बोला कि धर्म के ठेकेदार, राजनीति करने वाले लोग इस तरह धर्म गुरुओं को कैद करने का काम करेंगे, उसका परिणाम भी वही रावण जैसे। इसका रावण वाला जो आपका बयान था वो इससे भी, वो सब इसी से रिलेटेड है। बिंद प्रदेश के मुद्दे पर जनता आपके साथ क्यों? जनता मतलब लोगों के बीच ये चर्चा है कि आप मैहर का विधायक रहते हुए आप मैहर को जिला नहीं बना पाए, तो आप बिंद प्रदेश कैसे बना पाए? विधायक मैहर को जिला बनवाया कि नहीं बनवाया, घोषित हुआ कि नहीं हुआ, कैबिनेट में पास हुआ कि नहीं हुआ, कैबिनेट में पास है। ये सरकार का काम है, सरकार का हक अधिकार है कि उसको स्थगित कर दिया गया।
पर मैहर जिला बनेगा। मैहर को बिना डिमांड के मैं जिला बनवाया था, बिना डिमांड के। मैं बोल तो रहा हूं कि मैहर में हम जो काम किए हैं, हम अपने लिए खदान नहीं मांगे, खदान नहीं चलाई। मध्य प्रदेश की धरती में 1 रुपए का हमारा कोई कारोबार नहीं है, इसलिए कि हम जो भी राजनीति में हमें लोगों ने लाया, लोगों के आशीर्वाद से हम आए, तो हम मैहर के डेवलपमेंट के लिए आए। मैं बताता रहा हूँ, आप चलिए मैहर के डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, या समय हो तो बता दूं 1 घंटा तक। मैहर में जो लोग नहीं सोच सकते थे, हमने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का काम किया। जब तक हमारे लड़के बच्चे एजुकेट नहीं होंगे, तब तक क्षेत्र या प्रदेश का विकास नहीं होगा। तो हम बच्चों को एजुकेट करने के लिए, जहां बच्चियां पढ़ने जा नहीं सकती थी, उन जगहों में हमने स्कूल देने का काम किया। उन जगहों में ग्रामीण क्षेत्र में 3-3 कॉलेज देने का काम किया, और तीनों कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम तो एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का काम किया। और बिंद मैं थोड़ी बनाऊंगा, बिंद बनाएंगे हमारे बिंद के लोग, और बिंद का एक एक आदमी बिंद के पुनर्निर्माण में, बिंद के मूवमेंट पर हमारे साथ नहीं, बिंद के पुनर्निर्माण के साथ में। क्या 30 सीट जीतने से बिंद प्रदेश बन जाए? अगर मान लीजिए आप मध्य प्रदेश की समीकरणों में जाइए, बनेगा 230 में 116 सीट पर। 116 सीट पाने वाला भी सरकार बचा के नहीं चल पाती। यहाँ तो 2-3 सीट पर भी सरकार बना दी जाती है। पर मैं जो बातें बोल रहा हूं, यदि बिंद की 30 सीटें हमें मिलती है, तो वर्तमान परिस्थितियों में कौन सरकार बनाने की स्थिति में है? भाजपा सरकार बना लेगी, कांग्रेस सरकार बना लेगी। तो 30 सीट के दम पर, एक समय पर याद कीजिए, जब पंचायती राज का शुरू वाला दौर आया था, जब पंचों से चुनाव होता था, तो एक पंच और एक तरफ 15-15 पंच, अकेला पंच सरपंच बना है। तो इसलिए 30 सीट के दम पर हम आदिवासी सीएम, बिंद का सीएम मध्य प्रदेश में बनाएंगे। बिंद प्रदेश को लेकर विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह के प्रयासों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये दोनों हमारे आदर्श, हम लोगों ने भी राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जिंदाबाद के नारों के साथ किया, और अर्जुन सिंह जी जिंदाबाद के बाद श्रीनिवास तिवारी जी को जाने। अर्जुन सिंह जी राष्ट्रीय राजनीति में चाणक्य माने गए, और श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर बनकर हिंदुस्तान में स्पीकर की कुर्सी को एक स्थान देने का और नाम देने का काम किया। जो भी बनता स्पीकर, वो श्रीनिवास तिवारी बनना चाहता है। वो वही कर्ज हम अर्जुन सिंह जी की जब प्रतिमा में इस भोपाल में कुंटों में रस्सियों से जकड़ी देखता था, तो हमें लगता था कि हमारे बिंद की धरोहर है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तब वो लड़ाई लड़ा और उस मूर्ति का अनावरण हुआ। तो लोग बोले नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में जाने के जुगाड़ वाला आदमी नहीं हूं मैं तो जो मुझे ठीक लगता है मैं वो काम करता हूँ। राजनीति न मेरा कोई धंधा है, न राजनीति मेरा कोई व्यापार है। राजनीति मैं दिल से करता हूँ, लोग दिमाग से करते हैं। मैं दिल से करता हूँ। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में शुरुआत जब किया था राजनीति की, तो मैं एक भाषण दिया था कि एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नाती पंथी याद करेंगे, और एक बार विधायक बना दो, ऐसा करूंगा कि जो बिंद में जातिवाद का जहर फैला हुआ है, उस जहर की खाई को पाटने का काम करूंगा। तो मैहर में जो काम में किया, मैं दावे के साथ बोलता हूं, जिसको मैं जानता हूं कि मुझे आज तक वोट नहीं दिया, ये आगे भी वोट नहीं देगा। इसके बाद भी वो किस जाति का, किस धर्म का है, मेरे पास आया है, तो मैं जातियों में बंधकर राजनीति नहीं किया, ईमानदारी के साथ उसकी मदद की। जातिवाद कुल मिला के मैं बिल्कुल कभी आज तक अपने राजनीतिक जीवन में हर मंच में बोला हूं कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता। मुझ में क्षमता होगी तो मैं एक एक आदमी की मदद कर लूंगा। बिल्कुल। प्रदेश के बड़े नेता जो बिंद की राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कई सारे नेता हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बिंद की है। कई सारे नाम है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष भी वहीं से हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री रह चुके। कई सारे टीवी चैनलों के कार्यक्रम हुए बिंद में, खासकर विशेषकर रीवा में, और उस मंच से इन नेताओं ने कहा कि नारायण त्रिपाठी का बिंद प्रदेश का मुद्दा केवल राजनीतिक स्वार्थ है। क्या कहेंगे आप? यदि मेरा राजनीतिक स्वार्थ होता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे पीछे भागते हुए, चमचागिरी करते हुए सिर्फ अपने टिकट की बात करता रहता कि मैं वित्तीय जोड़ता, मुझे टिकट दे दो, मैं चुनाव, ये मेरा राजनीतिक स्वार्थ होता। अब यदि मैं इतनी दूरियां बना के बिंद की बात कर रहा हूं, तो इसमें राजनीतिक स्वार्थ कहां आ गया? कौन मुझे, कोई आके सामने मुझसे डिबेट कर ले? मैं चुनौती देता हूं कि आके मेरे सामने कोई बात करे और ये बोले कि बिंद का पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए, और बिंद का मुद्दा मैं गलत ढंग से लिया हूं, और मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है सिद्ध कर दे, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास नहीं। उनका कहना है कि आज 2003 के पहले का बिंद
और आज 2023 का बिंद, दोनों में धरती आसमान का फर्क है और बिंद में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। 21वीं सदी का नेताओं दौर का कहना है। 21वीं सदी का दौर है। हम एक जमाना वो भी देखें जब चिट्ठी, पत्री, डाकिया, पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी लिफाफा, फिर मैसेज, फिर व्हाट्सएप, आज इंटरनेशनल 2 मिनट में। उस जमाने और इस जमाने में कौन सी बात कर रहे हैं? क्या विकास हो गया है? कोई शिक्षा दे नहीं पाया किसानों को। हम आज भी बिजली दे नहीं पाते किसानों को, आज भी हम पानी दे नहीं पाते, हम लड़कों को पढ़ा नहीं पाते, हम बच्चों को दवाई नहीं दे पाते। और रीवा बदल गया, बिंद बदल गया। आज भी सीधी से सिंगरौली रोड चले जाइए, 150 बार भूमि पूजन, लोकार्पण, भूमि पूजन हो चुके हैं। कहां कौन से क्या काम कर दिए हैं? विकार जो बोलता है कि बहुत बड़ा विकास हो गया। राजेश शुक्ला को तो वहां पे विकास पुरुष कहा जाता है और मंचों से ये कहते कि बाढ़ सागर का पानी हो, रीवा में चारों तरफ फ्लाईओवर हो, सड़कें हो, चौड़ी सड़कें। बाढ़ सागर का पानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, किसी एक की देन नहीं है। और जो भी सरकार आएंगी, मैं फिर दावे के साथ बोलता हूं कि जो भी सरकार है, ये दौर बदल चुका है, ये जमाना बदल चुका है। जो भी सरकार आएगी, एक से एक बेहतर काम करने वाले लोग होंगे। दिल्ली जनता पार्टी का आपने ऐलान किया, क्या यह पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी? शहडोल और रीवा संभाग के 7 जिला, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, 30 विधानसभा यहां पर चुनाव लड़ेगी। भोपाल की 4 सीटों पर लड़ेगी, बुंदेलखंड की 9 सीटों पर लड़ेंगे। यह हमारा प्लान है, जहां हमारा जो अपने लोग जिनको हम जागृत कर चुके हैं, उन जगहों पर चुनाव लड़ने का काम करें। कुल कितने सीटों में अपना नाम? पूरी गिनती गिना डाला आप, अब आप हिसाब लगा के बता ले। लोग लगभग 50 सीटों पर 48। समाजवादी पार्टी के अब पहले ही बता चुके, लेकिन फिर भी सवाल है, पूछते हैं आप। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आप पूरे प्रदेश में जब दौरा करते थे तो यही कहते थे कि हम जातिवाद खत्म करेंगे। कितना जातिवाद खत्म कर पाए? मैं पता है ना, मैं तो आज तक जाति की राजनीति किया ही नहीं। मैं जाति की राजनीति की सोच वाला आदमी नहीं। तो हर नेता कहता है कि मैं जाति की राजनीति नहीं, मैं मंच में बोलता हूँ। कोई नेता मंच में बोले, एक नेता को ले आइए बोल दे कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता, और मैं हर मंच में बोलता हूँ। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कि कोई खत्म कर देगा। ये बिल्कुल, ये दौर ऐसे चल रहे हैं कि इसको तो और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। आज के जमाने में हमारी जो सरकारें हैं, वो तो जाति के नाम पर राजनीति करके ही चुनाव लड़ना चाहती है। मैं अपनी बात बता दिया, जो मेरा सोच है, जो मेरा स्वभाव, जिस तरह मैं वर्किंग करता हूँ, जिस तरह मैं काम करता हूँ, मैं अपना बात बता। मैहर में जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ, खत्म तो हो ही नहीं सकता। कौन खत्म करेगा? खत्म नहीं हो सकता। पर हमारा जो प्रयास रहता है, हमारे पास जो भी आता है, ईमानदारी के साथ, टंके के साथ, चुनौती के साथ, जो भी आया होगा, हम उसकी मदद करते थे जो हमसे। आपके मैहर विधानसभा में पेयजल की समस्या बड़ी है और 3 सीमेंट इकाइयां हैं। CSR का एक बड़ा फंड होता है, वो फंड डेवलपमेंट में क्यों नहीं लग पा रहा? पानी की समस्या पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। पानी कहीं है ही नहीं है। 600 700 फुट बोर करने के बाद भी पानी नहीं निकलता। अभी इस साल हम 150 बोर करवाए, जिसमें 7-8 बोर में पानी निकला है। तो जब पानी नहीं है, पर इसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना एक गांव पर पाइपलाइन बिछ चुके हैं, जो एक घर पर पीने का पानी नल के द्वारा दिया जाएगा। यह भी विधायक पद की बलि देने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज जी की घोषणा के बाद ये पानी मैहर में आया है। उप तहसील गुनवारा में ITI खुला और 9 महीने बाद बंद हो गया। गुनवारा और झुकेही ITI की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री शिवराज जी के द्वारा, और बसौरा रोड की भी घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 1000 घोषणाओं में यदि 990 यदि हो गई होंगी, सामान्य बात तो नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हम घोषणाओं पर एक तरफा लगे रहे और लगातार लड़ाई लड़ते रहे, और आज भी ITI और बसौरा रोड की लड़ाई आज भी लड़ रहे। 2-4 ऐसी घोषणाएं होंगी जो पूरी नहीं हुई, पर अभी भी लगातार वो लड़ाई लड़ रही, जो भी पूरी होता है। इन 20 वर्षों में मैहर विधानसभा में आपके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को आप जो प्रमुख विकास कार्य मानते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को। मैहर में एक तमस नदी है, जो हमारे NH7 से सरला नगर से लेके झुकेही तक सीधे जाती। झुकेही उद्गम स्थल है।
वो नदी बरसात के 3-4 माह तक कम से कम 30 गांव ऐसे हैं जो बरसात के कारण पहाड़ की तरफ फंसे रहते थे। वो हमारी कल्पनाओं की, समाजवादी पार्टी जब विधायक बना तो वो पद यात्रा किया और मन में आया ये तमस नदी में पुल तो नहीं बनाया जा सकता इतने ज्यादा, पर यदि हम एक सड़क सरला नगर से झुके ही पैरेलल बना दें तो पूरे लोग उससे आते जाते रहेंगे, इस नदी से कोई परेशानी नहीं। वो सड़क भी बनवाने का काम हम कर डाले, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा काम था। जिस नदी में हमारे 3-4 बच्चे कुठलगमा के बहकर खत्म हो गए थे, उस नदी पर पैरेलल सड़क बनवा दिए और इसके बाद तमस नदी में पुल भी बने। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र पर बदेरा, इंदरा, नादम तीनों जगह कॉलेज खुलवा दिया, जहां हमारी बच्चियां पढ़ने कभी पढ़ ही नहीं सकती थी कॉलेज। कोई माता पिता बच्चियों को दूर नहीं जाने देता, उन बच्चियों को पढ़ने की सुविधा दिला दी, उन बच्चों को पढ़ने की सुविधा दिला दी। स्कूलों का उन्नयन करा डाले। पहाड़ जिन जगहों में मनोरा, बिहार, मादा, बिहार अभी बचा है, पर इन जगहों में जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सड़क जा सकती है, 50% एवं रेट पर टेंडर दिलाकर सड़कें बनवा डाली। तो चारों तरफ सड़कों का जाल है, पर काम का अंत कभी नहीं होता। डेवलपमेंट, विकास का अंत नहीं होता। ये अनवरत काम लगे रहेंगे और अनवरत विकास। अभी 20 वर्षों के विधायक रहने के बाद आपको अभी क्या लगता है कि आने वाले समय में मैहर में ये आपकी प्राथमिकता में रहेगा कि ये मुझे विकास? मैहर देवी का धाम है, माई शारदा का शक्तिपीठ है। बिल्कुल। जहां माई ने आला की तपस्या पर खुश होकर जोड़ी अमर होने का वरदान दी, और आला की धर्मपत्नी मल्हना दोनों अमर हैं, और आला के अमृत के प्रमाण हमेशा पहली पूजा करती हुए पाई जाती है, जो मीडिया वाले भी इसको दिखा चुके हैं कई बार। उस माई शारदा के धाम को मैं वो नहीं कर सका जो मुझे करना था। मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई, सब चीजें हुई, सब कुछ हुआ, पर हम नहीं कर पाए। इस बात का दुख है, तकलीफ है कि मैहर को अंतरराष्ट्रीय पटल पर खूबसूरत देवी का धाम बनाना है, पर इस तरह नहीं बनाना जिस तरह उज्जैन में 350 करोड़ के डेवलपमेंट की बातें हुई, 1200 करोड़ पूरे देश में विज्ञापन लगा, और एक छोटे से तूफान पर उड़कर धज्जियां उड़ गई। इस तरह विकास नहीं करना, स्थायी विकास मैहर देवी धाम तक करना चाहिए। जैसे अभी ये फलकनपुर लोग भी बना रहे हैं, तो उसी तर्ज पर उज्जैन वहां लोग बने चुका था, उसके भी परिणाम देख चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, देवी देवताओं से परहेज करें, बचने का काम करें, बददुआएं लगती है। सीधी में अभी इतना बड़ा आदिवासी के साथ पेशाब कांड हुआ, और कई सारी राजनीतिक, कांग्रेस की भी राजनीति प्रदेश की जनता देख रही है और बीजेपी की, दोनों की राजनीति देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो ऐसे कृत्य करने वाले लोग हैं, न वो कोई ब्राह्मण होते, न उनकी कोई जाति होती, न उनका कोई दल होता, न उनका कोई धर्म होता। ये तो मदमस्त लोग हैं, शराब के नशे में धुत या बेहोश पागल, वही ऐसे कृत्य कर सकते हैं। ये मानव समाज को कलंकित करने का काम हुआ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए, तात्कालिक सजा दिया जाना चाहिए। पर बताते 2-3 साल पुराना केस है, आज तक वहां की पुलिस प्रशासन कर क्या रही थी? मैं फिर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मुख्यमंत्री जी पांव धो के ये बहुत बड़ा जो राग आलाप लेते हैं, इससे बेहतर ये कहलाता कि यदि मुख्यमंत्री जी इन आदिवासियों के लिए, आज 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, इन आदिवासी भाइयों के लिए यदि पढ़ाने का काम कर दिए होते कि बेहतर शिक्षा हम दे रहे हैं एक आदमी को, और बेहतर शिक्षा जिस दिन दे दें उस दिन अपने आप विकास कहला जाएगा। ये आदिवासी वर्ग का आदमी आज भी पूरे प्रदेश में सीमांकन, उनका बंटवारा, उनका वारसाना, उनका नामांतरण, आज भी वो लोग भटकते भाग रहे हैं बेचारे, पर उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको सुनने वाला नहीं है। मैं सतना कलेक्टर को धन्यवाद देता हूं कि हमारे सतना जिले में सीमांकन के मामले में अवार्ड प्राप्त किए, पूरा नाम प्राप्त किए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद बधाई देता हूं। मैं बिल्कुल इसके लिए जो हमारे इस प्रदेश में जो एक परंपरा उत्तर प्रदेश से चली आ रही घर गिराने वाली, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उस शुक्ला का घर क्यों गिराया गया। मैं एक सामान्य चर्चा करता हूं। जब भी मौका आया मैं पत्र के माध्यम से भी लिख के दिया और बातें मीडिया में भी बोला कि किसी का घर गिराना, कोई अपराधी, एक आदमी अपराधी होता है, जो अपराध किया उसको फांसी में लटका दो, कड़ी से कड़ी सजा दे दो, तत्काल सजा दे दो, कानून का भय होना चाहिए। पर
जब घर गिराया जाता है तो उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके बूढ़े माता पिता, घर का परिवार का 4-6-10 आदमी हर पल 24 घंटा मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट और तकलीफ पाता है। पर इसके बाद में मैं कहना चाहूंगा ये परंपरा प्रदेश में लागू नहीं होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तासीर में अंतर है। उत्तर प्रदेश में तमाम डान माफिया, हमारे मध्य प्रदेश कोई डान माफिया नहीं है। छोटे मोटे क्रिमिनल होंगे, इनको सबको सुधारा जा सकता है। जो गलती करेगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और सजा देना चाहिए। जो सीधी का शुक्ला है वो बेचारा, हम भी उसकी पिक्चर देखे हैं कि कुछ मानसिक विक्षिप्त भी मुझे लगा जिस तरह उसके साथ घटना घटी। बिल्कुल उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पर इस प्रदेश में जाति वर्ग का विवाद इस कदर न बढ़ जाए, ये मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा विवाद न बढ़े जो जाति और संप्रदाय धर्म इनके झगड़े चालू हो जाए, हर गांव में जाति झगड़े चालू हो जाए। तो ऐसे इसको आगे में घी डालने का काम न करके इसको निपटाने का काम करना चाहिए और उस आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इनको गांव गांव में अतिक्रमण दिखाई दे जाता है। कहीं भी कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो अतिक्रमण सरकार को दिखाई देता है कि और तुरंत बुलडोजर जाता है और ढहा देते हैं। आप ही के घर के समीप ही सीएम हाउस के सामने बीच सड़क में सड़क को कब्जा करके शराब की दुकान खोल रही है। अतिक्रमण सरकार को दिखाई नहीं दे रही। सरकार की कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जिन योजनाओं पर अमल किया जा सके। हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उन घोषणाओं पर क्या कार्रवाई हो रही है, कौन अमल कर रहा है, कार्रवाई उसमें हुई कि नहीं हुई, कोई देखने वाला है नहीं। जहां मन आया जो भी घोषणा कराए वो घोषणा हो जाती है, घोषणा को देखने वाला नहीं है। तो ये तो कोई नियम कानून से ये प्रदेश चल नहीं रहा। फिर मैं कहता हूँ रेवेन्यू एक्ट ही नहीं हमारे यहाँ। रेवेन्यू एक्ट आज पूरे हमारे सतना जिले में, मैहर में बताता हूँ, आज भी नक्शे नहीं है। नक्शे दीमक खा गई, नक्शे गायब हैं, सीमांकन हो नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा पड़े रहते हैं लोगों के आपस में। तो ये तो ना रेवेन्यू एक्ट है, ना कोई एक्ट ऐसा है जिस पर गंभीरता से पालन कराया जाए। जब जो कुछ हो जाए तो उस समय जो दिख जाए वही कर दिया जाए, जो हमारे हित में दिख जाए उसको हम कर दें, निपटा दें। ये थे हमारे साथ मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर हमसे खुलकर बात की। मैहर के विकास करने के लिए भी बात किया। मैहर धाम को विश्व के पर्यटन के नक्शे में एक बड़ा धाम बनाना है, एक महाकाल लोक की तर्ज पर। लेकिन महाकाल लोक में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ उस प्रकार से नहीं, एक बड़ा पर्यटक स्थल के केंद्र के रूप में उनकी योजना है। मैहर भी आगामी समय में जिला बनेगा। मध्य प्रदेश में विंध्य विकास पार्टी लगभग 48 विंध्य जनता पार्टी लगभग 48 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ ही कई सारे तमाम विकास कार्यों, सीधी के कांड को लेकर के भी हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।